अच्छा, मेरा और सुभान भाई का एक वास्ट एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का, यूएस में भी और पाकिस्तान में भी। तो आज हम डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने कहा कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करें। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ लोगों की चीज़ों के राइट्स डिफाइन नहीं है, यानी वहाँ एग्रीमेंट का कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे होते हो ना, तो ब्रोकर पान मुंह में डाल के आता है और बोलता है हाँ भाई मुस्तफा भाई आ जाओ, देख लो एग्रीमेंट। वो 2 पेज का एग्रीमेंट होता है, वही साइन कर दो, उसमें वही जनरल टर्म्स एंड कंडीशन होती है। आप बोलते हो यार ये फलां चीज़ नहीं लिखी, अरे देख लेंगे, बस वो देख लेंगे ही होता है, और फिर अल्टीमेटली एंड में फड्डे हो रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान की कल्चर है। बल्कि मैं अगर आपको अपना किस्सा सुनाऊं एज अ टेनेंट, मुझे आज भी याद है, आज से 20 साल पहले मेरे पास एक ऑफिस थी जहाँ मेरे स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे, और वो शरफाबाद में थी। और मैंने एज अ टेनेंट वहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ था लैंडलॉर्ड को। तो मुझसे गलती हुई थी कि जिस दिन मैं वो प्रॉपर्टी खाली कर रहा था ना, वो ऑफिस, तो मैं सेम डे में उससे वो डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेना भूल गया। आप यकीन करें, उस लैंडलॉर्ड ने मुझे 1.5 साल तक रुलाया। 1.5 साल बाद मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिला। ये हालात हैं। तो एज अ टेनेंट, एज अ लैंडलॉर्ड वहाँ ये प्रॉब्लम है। बल्कि मैं कुछ फैमिलीज ऐसी भी जानता हूँ पाकिस्तान में जो बहुत टॉप लेवल फैमिलीज हैं, यानी उनकी इन्फ्लुएंस टॉप लेवल पे है, लेकिन वो भी अपनी प्रॉपर्टीज़ किसी को रेंट पे नहीं देती। बोला भाई खाली कराना बड़ा मसला है। और ये है, ये सच है कि पाकिस्तान में कई बार आपने किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो कई बार लोग खाली नहीं करते, 20-20 साल कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में हैं। तो अब सुभान भाई भी कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। देखिए, इन सारी चीज़ों में अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है ना। और हमारा एक्सपीरियंस, जब उन्होंने कहा वास्ट एक्सपीरियंस पाकिस्तान और यूएस में, वो एज अ लैंडलॉर्ड भी, एज अ टेनेंट भी, एज अ बायर भी, एज अ सेलर भी। और हमारे अभी एग्जिस्टिंग टेनेंट सब बहुत अच्छे लोग हैं। तो ऐसा ना हो कोई ये बोले कि ये वीडियो उनके लिए बन रही है, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे बहुत अच्छे लोग हैं और हमारा हमेशा वास्ता अच्छे लोगों से ही पड़ा है। इन सारी चीज़ों में अगर आप, मेरे पास बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है यहाँ यूएस की। इन सारी चीज़ों में जो इन्होंने कहा ना, जो प्रॉब्लम्स होता है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, या आप जिसको कहेंगे द एग्रीमेंट इशू। कि वो जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसके अंदर एक एक चीज़ क्लियर नहीं होगी, और फिर ज़ाहिर है वो फिर आगे की बात है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो तो एक अलग ही चीज़ है बिल्कुल। लेकिन पहले एग्रीमेंट तो सही बने। वो जो उन्होंने बोला ना कि हाँ सुभान भाई देख लेंगे यार, इसको देख लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जब मैं यहाँ एग्रीमेंट करता हूँ, यहाँ भी मेरे टेनेंट वगैरह हैं, तो मैं उनसे जब एग्रीमेंट करता हूँ और जो रियल्टर बीच में होते हैं, तो कितनी डिटेल होती है। मैं आपको उसकी कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्स, घर में डॉग रखे जाएंगे या नहीं, डॉग या कैट्स या कोई भी। अगर तो मैं एज अ लैंडलॉर्ड कहता हूँ कि आई डोंट अलाउ पैट्स, तो फिर कोई पैट उस घर में नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैंने अलाउ किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ज़ाहिर है जिनको, क्योंकि मुझे अगर एक बड़ी आबादी को केटर करना है कि ज़्यादा मेरी प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव हो, तो मुझे एडवर्टीजमेंट में लिखना होगा कि ओके आई अलाउ पैट्स। लेकिन अब उसके अंदर भी डिटेल है कि पेट की ब्रीड क्या होगी। आप जरा सोचें एग्रीमेंट की डिटेलिंग कि पेट की ब्रीड क्या होगी। क्या वो जर्मन शेफर्ड होगा, एग्रेसिव डॉग होगा, कौन सा डॉग होगा, या वो छोटा शिट्जू और ऐसे छोटे मोटे डॉग होंगे। उसका वेट बताया जाएगा कि मुझे 25 पाउंड से नीचे का डॉग चाहिए। अच्छा, कितने पेट मैं अलाउ करता हूँ घर में, क्योंकि यहाँ पर अगर 4 लोग घर में रहते हैं तो 4 लोग अपने 4 डॉग भी साथ रख रहे होते हैं। इस किस्म का ही माहौल है। तो मैं कितने पेट अलाउ करता हूँ। अच्छा, जब मैंने पेट अलाउ कर दिया तो वो पेट स्क्रैच भी मारेगा कारपेट पे, कभी पी पॉटी भी कर देगा। ज़ाहिर है बच्चे भी करते हैं तो पेट भी कर देता है, ऐसे ही कोई मसला नहीं। तो वो शुरू में ही मुझे एक पेट की पेमेंट कर देंगे कि भाई ये आप जब हम यहाँ से जाएंगे तो यू हैव टू क्लीन द कारपेट एंड एवरीथिंग। सही है ना। फॉर एग्जाम्पल $250 कुछ इस तरह है पर पेट। सही है ना। तो अगर 2 पेट हैं तो $500 मुझे इनिशियली वो पैसे दे दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए डॉग का मामला ये है कि अगर डॉग ने बाहर रोड पे निकल के किसी को काट लिया तो वो टेनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल होम ओनर होता है। वेल दिस इज यूएस। सही है ना। यानी मैंने उनको किराए पे घर दिया और मैंने उसमें डॉग्स अलाउ किया, और डॉग हैं एग्रेसिव किस्म के, और उसने रोड पे जाके किसी को फारिग कर दिया, तो वो उल्टा सू मुझे कर देगा कि भाई तुमने डॉग अलाउ किया। तो ये मैं एक छोटी सी बात की कि सिर्फ डॉग्स की। अच्छा, इसी तरह मैं आपको और बात बताऊं, नंबर ऑफ कार्स कितनी होंगी उस घर में। क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैंने अपना घर किराए पे दिया है तो ऐसा नहीं लोगों ने आके 20-20 गाड़ियाँ खड़ी कर दी। कितने लोग रहेंगे अंदर, नंबर ऑफ कार्स कितनी होंगी। अगर गैराज है 2 कार गैराज, तो भाई 2 के बाद बाकी ड्राइववे पे 2 आ जाएंगी, तो मैक्सिमम चलो 4 गाड़ियां हो गई, 3 गाड़ियां हो गई, और क्या होंगी। अच्छा, क्या गेस्ट उस घर में आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। अब सोचे ये बात भी एग्रीमेंट में लिखी होती कि अगर गेस्ट आ सकेंगे तो वो गेस्ट कितने दिन अलाउ होंगे, 10 डेज, 13 डेज, 14 डेज, क्रिसमस पे आएंगे, हेलोवीन पे आएंगे, कब आएंगे वो गेस्ट, और वो कितने दिन अलाउ होंगे, ये बात। अच्छा, फिर इसी तरह नंबर ऑफ कार्स हो गए, वरना तो देखिए ना पूरे मोहल्ले का बड़ा गर्क हो जाएगा। बल्कि मैं आपको एक बात हूँ, हर कम्युनिटी तो अलाउ भी नहीं करती
नो मैटर यू ओन द हाउस बट आई कैन नॉट लीज और सब लीज इट, कि भाई हम इस कम्युनिटी में किराएदारों को अलाउ ही नहीं करेंगे। आपका घर खाली रहेगा, आप चाहे तो ओनर मैनेज हो, ओनर हो, आप खुद रहो, वरना घर खाली रहेगा। वी डोंट अलाउ। कुछ लोग सिर्फ 10% अलाउ करते हैं कम्युनिटी में, कि 10% घरों में किराएदार है, क्योंकि किराएदार जो आता है तो वो तो ओनर तो होता नहीं है, चाहे वो यूएस हो या कराची हो, तो वो उस तरीके से कम्युनिटी का पार्ट ही नहीं बन पाता। फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए आते जा रहे, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, इस तरह। तो कुछ कम्युनिटीज़ तो अलाउ ही नहीं करती। फिर इसी तरह अच्छा, मेरा ओनर एज अ राइट कि मैं उस घर को कभी विजिट करना चाहूँ, तो यस, अगर मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो एनी टाइम मैं विजिट कर सकता हूँ उस घर को। मैं ज़ाहिर है उसको इन्फॉर्म करूँगा, उसके बाद मैं घर में आऊँगा, वो चाहे घर में एक तरफ हो जाए कुछ हो, मैं ओनर का राइट है कि वो आके विजिट कर सकता है घर को या शॉप को। मेरा कमर्शियल टेनेंट भी है तो मुझे पता है आप शॉप को भी जाके आप कर सकते हो। इसी तरह अगर लेट से मैंने किसी को घर किराए पे दिया है और 12 महीने हो गए, 12 महीने होने वाले, और 1 महीने पहले उसने मुझे कहा कि ओके एज पर एग्रीमेंट आई डोंट वांट इट एनी मोर, तो मुझे 1 महीने का उसने नोटिस दे दिया। अब उस 1 महीने में मुझे पार्टियां लगानी होंगी जो आके देखें, विजिट करें। मैं रियल्टर को बोलूंगा, तो रियल्टर अपना एक लॉक लगाता है बाहर, एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा होता है जिसका कोड होता है। फिर रियल्टर इनसे कोऑर्डिनेट, अगर वो एग्जिस्टिंग टेनेंट बोलेगा नहीं मैं किसी को घर देखने नहीं दूंगा या कॉपरेट नहीं करेगा, तो उसको मुझे किराया देना पड़ेगा, क्योंकि ही इज एक्चुअली ईटिंग माई मनी, कि अगर वो देखने नहीं देगा लोगों को घर, तो मेरा घर किराए पे कैसे चढ़ेगा। तो उस चक्कर में भी फिर ये होगा कि भाई वो आपको क्या करेगा, वो आपको किराया देगा। ये बाकायदा एग्रीमेंट में ये बात भी लिखी होगी। रियल्टर कब घर जा सकता है, रियल्टर के साथ उसका क्या ताउन होगा, अगर वो लॉक लगाने नहीं देगा तो उसका भी पैसे देने पड़ेंगे। इतनी डिटेलिंग। अच्छा, फिर इसी तरह मैंने कुछ बातें लिखी, मैंने कहा ताकि मैं आपको ये आइडिया भी दूँ ना, ये चीज़ें, ओनर राइट्स हो गई चीज़ें। इसी तरह प्रॉपर्टी बाय करते हुए जब आप कोई प्रॉपर्टी देखते हो कि यस आई एम लुकिंग फॉर दिस प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें, खैर इस पर हम डिटेल बाद में बात कर सकते हैं, रियल्टर्स के क्या ताल्लुकात होते हैं और किस तरीके से ब्रोकरेज हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी बाय करो, फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रॉपर्टी पसंद आ गई, तो मैंने इनिशियली जो टोकन मनी बोनस, जो इनिशियल अमाउंट जो दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल $6,000 $5,000, वो मैंने दे दिया। तो मुझे एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि भाई आप 8 दिन या 10 दिन या मे बी 15 डेज आप इस पीरियड में, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रॉपर्टी फॉर एनी रीज़न, अच्छा आपको रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी वजह, आप 15 दिन के अंदर उसको बोलोगे आई डोंट वांट दिस प्रॉपर्टी, आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे, ख़त्म, गुड बाय। लेकिन अगर 15 दिन गुजर गए, उसके बाद अगर आप बैक ऑफ हुए, तो वो आपका वो टोकन वगैरह वो चला जाएगा। अच्छा, उन 15 दिनों में आप क्या करते हो, आप किसी थर्ड पार्टी, अच्छा यहाँ ये जो घर होते हैं ये बड़े आलीशान तो लगते हैं, ये सब लकड़ियों के घर हैं, ये भी ज़रा देख लें, लकड़ी वाले घर हैं, ड्राई वॉल है, अगर कोई पंच मारेगा ना, इसको लिटरली पंच मारेगा तो ये दीवार टूट जाएगी, बाहर टाइलिंग वाइलिंग सब होगी, लेकिन ये लकड़ियों के घर हैं। खैर इस पर भी एक अलग वीडियो का बहुत डिटेल टॉपिक है। खैर एनीवेज, उन 15 दिनों में आप क्या करते हो, आप बाकायदा किसी थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराते हो। थर्ड पार्टी आपसे $400 $500 $800 लेती है, और वो आके इसकी एक एक डिटेलिंग देख के आपको इतनी बड़ी, जैसे ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, इस तरह डिटेल रिपोर्ट बना के देगी कि इस घर में ये मसला है। यानी मैं आपको बता नहीं सकता कि वो रिपोर्ट कितनी डिटेल होती है, और वो क्या क्या चीज़ें बंदा जो है ना वो नहीं देखता, हर चीज़ वो देखेगा और आपको रिपोर्ट बना के देगा। एंड बेस्ड ऑन दैट फिर आप नेगोशिएशन करोगे, या आप उसको बताओगे भाई तुम्हारे घर में ये मसला है, आई डोंट वांट दिस हाउस, या अगर ये मसला है तो मुझे कुछ पैसे दो, रिपेयर करो, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ मेरे जहन में आई है बहुत ज़बरदस्त, ये जो इन्होंने कहा ना इंस्पेक्शन कराना बायर का राइट है, बिल्कुल राइट है। तो आज से करीब 1-1.5 साल पहले मैं एक सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ख़रीद रहा था, और वो 8 साल पुरानी प्रॉपर्टी होगी। तो मेरे जहन में ये पॉइंट था कि यार जब मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो इंस्पेक्शन कराना किसी आर्किटेक्ट से, किसी एक्सपर्ट से मेरा राइट है। तो मैंने जब ब्रोकर को बोला ना कि मैं इंस्पेक्शन करा लूँ, तो उसने मुझे मेरी तरफ देखा, बोला क्या ज़रूरत है, और फिर कहता है कि यार उसको बोलना नहीं लैंडलॉर्ड को कि आप इंस्पेक्शन वाले को ला रहे हो, बस अपने साथ ही विजिट कराने के लिए ले आना, और वो आपके साथ घूम के ऐसे ही देख लेगा एक नज़र। मैंने कहा यार ये कैसी बात कर रहे हो आप, सोचे ना, जबकि मेरा राइट है, मैं इतनी महंगी चीज़ खरीद रहा हूँ। यानी हम कोई शर्ट या पैंट तो नहीं खरीद रहे होते ना, तो प्रॉपर्टी है, सही ना। लोग तो वंस इन लाइफ टाइम एक दफ़ा प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर ही हम इतने वेग चल रहे होते हैं। यकीन करें यार, कितनी गाड़ियाँ खरीद, सुभान भाई देख लेंगे यार आपकी गाड़ियों का कोई, मैंने तो बड़े बड़े, अब तो नाम भी नहीं ले सकता हूँ, ऐसे ब्रांडेड अपार्टमेंट्स वो कुछ देखने गया, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो बंदे मुझसे बात है, मैं नाम नहीं ले सकता, वेरी फेमस यार, सुभान भाई आपसे घर की बात है यार, जब बिल्डिंग बन जाएगी, मैंने कहा कितनी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी यार, आपकी एक और खड़ी करवा देंगे। अबे क्या बातें कर रहे हो, यानी आप लिखने को कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को तैयार ही नहीं हो, बस सुभान भाई देख लेंगे, कितने लोग रहेंगे यार, देख लेंगे यार, शोर तो नहीं करेंगे लोग यार, देख लेंगे। अबे क्या क्या देखोगे भाई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सारा प्रॉब्लम एग्रीमेंट का है। हाँ, फिर एग्रीमेंट तोड़ दो, फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो एक फिर कहानी अलग है। अच्छा, यहाँ पर एग्रीमेंट भी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 साल का एग्रीमेंट किया, 5 महीने बाद टेनेंट ने कहा कि आई डोंट वांट दिस हाउस एनी मोर, तो उसको वो पूरे आगे 2.5 साल का भी रेंट देना पड़ेगा। एक्सेप्शन है कि फैमिली मेंबर की कोई डेथ हो जाए, कोई ऐसी चीज़ है, सही ना, वो एक्सेप्शन, अदरवाइज उसको वो एग्रीमेंट को निभाना होगा।
मेरे बाकायदा रेंट के चेक आते हैं, उसके आगे सेंट्स भी आते हैं। अच्छा, ये तो यूएस में बड़ा नॉर्मल है, शायद मैंने कई वीडियो में बोला हो नहीं बोला हो, कि आप ग्रोसरी वगैरह कभी भी लेने जाओ ना, तो यहाँ पर हर चीज़ 1 सेंट की भी वैल्यू है। 1 सेंट, 1 सेंट का मतलब वो जो पाकिस्तान में 1 रुपए के अंदर जो 100 पाई होती है ना, एक पाई जो होती है, तो 1 सेंट भी वो आपको देता है, और हम तंग होते हैं उस सेंट को संभालने के लिए, सही है ना। अब वो सेंट, तो जब रेंट, अब रेंट कितना बड़ा होता है और कितना उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा जाए, तो उसमें भी ऐसा होगा कि अगर कोई मुझे अगर $8,000 का दे रहा है, तो $8,056 और 20 सेंट्स, तो वो सेंट्स भी मुझे आएंगे उसमें, यानी हर चीज़ इतनी डिटेलिंग चल रही होती है। फिर इंश्योरेंस और वो सारी चीज़ें, वो कहानियाँ अलग हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इंश्योरेंस की। क्योंकि यहाँ घरों में आग लग जाती है, अभी भी आप देख रहे हो एलए में जो आग लगी है, यहाँ आग तो ऐसे लगती है, एक घर में आग लगी, घर पूरा लकड़ी का है, बराबर वाला घर, पूरी पूरी गलियाँ तो ऐसे ही जल जाएँ, कोई पता भी नहीं चलता। आप कुछ कहना चाहते हो? बस बहुत है। दैट्स इट, चलो आज के लिए काफ़ी है, और इस वीडियो को शेयर भी करें। और आप लोग भी जब कोई डील कर रहे हो, अच्छा, इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रॉपर्टी, इट्स अबाउट एनीथिंग। एक पॉइंट मैं यहाँ बोलूँगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी किसी किस्म का कोई सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ हो, एग्रीमेंट के अंदर एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट बी असर्टिव। हर वो चीज़ लिख दो जो आपको लगता है इन फ्यूचर को कॉन्फ्लिक्ट होगी आपके दिमाग में, उसका लिखना ज़रूरी है। और लिखना भी ऐसा कि वो आपका काम नहीं है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉयर। किसी लॉयर को लाओ, क्योंकि एक ही बात की 4 इंटरप्रिटेशन वो निकाल देगा। जब उससे आपकी फड्डा होगा ना, तो बोलेगा यार इस बात का तो ये मतलब था, तो वो लॉयर उसको कवर कर रहा होता है कि डिटेलिंग में जाके, सही है। एक पॉइंट मेरे जहन में आया कि अक्सर मैं अपनी पास्ट हिस्ट्री बता रहा हूँ, लोगों का देखा भी है कि अक्सर लैंडलॉर्ड बेचारे गलत डिसीजन तब लेते हैं जब उनकी प्रॉपर्टी खाली रहती है, 1-1.5 साल खाली रहती है, आपका बार्गेनिंग पावर गिर जाता है, और फिर आप कई बार गलत टेनेंट को देते हो या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखते। पाकिस्तान में बहुत अहम है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अच्छा 6 मंथ्स का लें, लाजमी लें, 6 to 5 मंथ्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट रखें, क्योंकि आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी इतना बड़ा आता है, तो उसमें गलती ना करें वरना बाद में रोएंगे। थैंक यू।